वेलकम एवरीवन, मैं वैशाली शर्मा आपका स्वागत करती हूँ वीएस इकोनॉमिक्स चैनल पर। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें वीएस इकोनॉमिक्स चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर मैक्रो इकोनॉमिक्स पर फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। लेक्चर 1, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन 1933, रैगनर फ्रिश डिवाइड इकोनॉमिक्स इनटू टू पार्ट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब 1933 में रैगनर फ्रिश, जो कि ओस्लो यूनिवर्सिटी से थे नॉर्वे में, उन्होंने इकोनॉमिक्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसा कि इससे पहले मैंने जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियोस बनाई हैं उसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप देखना चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने आपको उसमें फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि इकोनॉमिक्स का जो हमारा कंसेप्ट है वो काफ़ी ब्रॉड कंसेप्ट है, इसलिए होल इकोनॉमी को पढ़ना काफ़ी मुश्किल था, इम्पॉसिबल था। इसलिए रैगनर फ्रिश ने क्या किया, 1933 में इकोनॉमिक्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियोस बनाई हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि माइक्रो मीन्स स्मॉल, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। द टर्म मैक्रो हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। यानी कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें जो मैक्रो वर्ड है वो कहाँ से निकला है, वो ग्रीक वर्ड से निकला है, मैक्रोस, MAKROS, मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। यानी कि मैक्रो का मतलब क्या होता है, लार्ज, लार्ज यानी बड़ा। इन इकोनॉमिक्स लार्ज मीन्स द इकोनॉमी एज अ होल। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसको पढ़ते हैं, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि हम पूरी एग्रीगेट इकोनॉमी को लेकर चलते हैं, ठीक है। इसलिए इसे कहा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं, हम पूरी होल इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। केवल एक इंडिविजुअल को ना लेकर इसके अंदर हम किसको लेते हैं, होल इकोनॉमी को लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसे कहा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट देखिए आप अपनी स्क्रीन पर कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू इकोनॉमी एज अ होल। कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो किसको डील करता है, वो हमारे इकोनॉमिक इश्यूज को डील करते हैं, जो हमारे इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं। अब हमारी इकोनॉमी के अंदर कौन कौन से इश्यूज पाए जाते हैं, अब हम नॉर्मली लेकर चलते हैं तो इकोनॉमी के अंदर जो हमारे इश्यूज होते हैं वो जनरली कौन से होते हैं, कि भी प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, भी अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या होती है हमारे सामने, सबसे बड़ी समस्या हमारी इंडिया की बेरोजगारी, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ये एक तरह का हमारा क्या है, इकोनॉमिक इशू है, ठीक है। उसके अलावा हम क्या पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते थे, केवल इंडिविजुअल की बात करते थे। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम होल इकोनॉमी की बात करते हैं, जिसके अंदर हमारी जैसे प्रॉब्लम आती है अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, और क्या लेके चलते हैं इसके अंदर हम, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, जनरल प्राइस लेवल, प्राइस का बढ़ना कम होना, इस तरह के जो जनरल इश्यूज होते हैं इकोनॉमिक, उसको स्टडी आउट किया जाता है किस लेवल पर, बड़े लेवल पर, इकोनॉमी एज अ होल। ये बात ध्यान रखना है, इकोनॉमी एज अ होल, बड़े लेवल पर इकोनॉमिक जो इश्यूज होते हैं उनको स्टडी आउट इसमें किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मैक्रो लेवल। इसमें वही बात आ गई कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो किसको स्टडी करता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करता है, कहाँ पर, मैक्रो लेवल पर, बड़े स्तर पर करता है, जिसके अंदर हमारे पास प्रॉब्लम जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की आ गई, जनरल हमारा प्राइस लेवल, भाई प्राइस का बढ़ना कम होना, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी होती है इसको भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंक्लूड करते हैं, यानी कि इकोनॉमी जो है वो किस तरह से स्टेबल हो रही है, इकोनॉमी जो है वो किस तरह से, इकोनॉमी के अंदर जो फ्लक्चुएशंस आ जाते हैं, वो जो फ्लक्चुएशंस आते हैं वो मैक्रो लेवल पर आते हैं, ठीक है। माइक्रो लेवल पर इतने फ्लक्चुएशंस नहीं आते जितने मैक्रो लेवल पर आते हैं। नेक्स्ट आता है डील्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो किस किस के साथ डील करता है, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद मनी सप्लाई। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है इसके कुछ मेनली कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ इसकी डीलिंग्स होती है, ये किस किस के साथ डील करता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो किसके साथ डील करता है, मनी सप्लाई, ठीक है, जिसे हम क्रेडिट क्रिएशन भी कहते हैं, गवर्नमेंट बजट, ठीक है। मैंने आपको बताया होल लेवल को लेकर चलता है, तो ये सब होल लेवल की चीजें हैं, गवर्नमेंट बजट, एक्सचेंज रेट, ठीक है, या फिर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कह सकते हैं,
मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज, मॉनेटरी और जो फिस्कल पॉलिसीज बनाई जाती है वो बड़े मैक्रो लेवल पर गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है विटल कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के विटल कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास आता है कि विटल कंपोनेंट्स का मतलब है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसके अंदर हम कौन कौन सी थ्योरीज को पढ़ते हैं, मतलब कौन कौन सी थ्योरी से ये रिलेटेड होता है। तो फर्स्ट देखिए, थ्योरी रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। अब कहता है मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि किसके बारे में बताता है, ये हमें इक्विलिब्रियम लेवल के बारे में बताता है, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट का। हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि हमारे पास थ्योरी ऑफ आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट क्या है। ठीक है, अभी केवल आपको इतना जानना है कि ये किस किस से रिलेटेड अपने इसके कंपोनेंट्स आते हैं। तो फर्स्ट इसकी जो थ्योरी होती है वो किससे रिलेटेड होती है कि भाई लेवल ऑफ आउटपुट कैसा है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसा है। ठीक है, कहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम हमें अटेन होगा। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि इक्विलिब्रियम जो होता है वो हमारा कहाँ पे अटेन होगा, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इक्वल होगी एग्रीगेट हमारी सप्लाई के। ठीक है, एएस इक्वल होगा हमारा एडी के। सेकेंड पॉइंट, थ्योरी रिलेटेड टू इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी। और किस चीज के बारे में पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, हम इसमें पढ़ते हैं कि इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी जो इकोनॉमी के अंदर गैप है, ठीक है, उससे रिलेटेड हम पढ़ते हैं कि जो इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप इकोनॉमी के अंदर जो क्रिएट होता है उससे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो होती है इकोनॉमी के अंदर अराइज होती हैं। ठीक है, और इन इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप को किस तरह से करेक्ट किया जाए, फुल एम्प्लॉयमेंट जो इक्विलिब्रियम लेवल है आउटपुट का उसको कैसे इसमें अटेन किया जाए। इन्फ्लेशनरी आपको पता होगा, इन्फ्लेशनरी का मतलब होता है महंगाई होना। ठीक है, जब हमारी प्राइसेस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जब हमारी प्राइसेस जो होती है वो आसमान छूने लग जाती हैं, वो होता है इन्फ्लेशनरी। और डिफ्लेशनरी होता है सस्ता, बिल्कुल जब हमारी प्राइसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाती हैं, बहुत कम हो जाती हैं, वो होता है हमारा डिफ्लेशनरी गैप। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज। अब कहते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है, अब जो इकोनॉमी के अंदर ये जो इकोनॉमिक इश्यूज क्रिएट होते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है मैक्रो लेवल पर, एक बड़े लेवल पर फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज अडॉप्ट करती हैं। उन पॉलिसीज की हेल्प से इन्फ्लेशन को और डिफ्लेशन को क्या किया जाता है, करेक्ट किया जाता है। उनकी जो सिचुएशंस होती है उसको अच्छे से इसमें मैनेज किया जाता है, किसके द्वारा, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज के द्वारा। फोर्थ पॉइंट आता है मनी सप्लाई एंड क्रेडिट क्रिएशंस। अब कहते हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसके अंदर हम और किस चीज को स्टडी आउट करते हैं, मनी सप्लाई, कि किस तरह से हमारी इकोनॉमी के अंदर जो मनी होती है उसकी सप्लाई होती है, किस तरह से इकोनॉमी के अंदर मनी जो होती है वो सर्कुलेट होती है। ठीक है, उसके अलावा हाउ कॉमर्शियल बैंक्स ऐड टू मनी सप्लाई, और किस तरह से जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं वो किस तरह से मनी सप्लाई की हेल्प से वो क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, किस तरह से लोगों को क्रेडिट दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम सारा ओवरऑल क्या पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पॉइंट आता है गवर्नमेंट बजट। अब गवर्नमेंट जो होती है उसका जो मेन फोकस होता है वो किसके ऊपर होता है, अभी डेफिसिट के ऊपर। ठीक है, कि बजटरी डेफिसिट इन द इकोनॉमी, डेफिसिट का मतलब होता है घाटा। अब गवर्नमेंट ये देखती है कि जो जो इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अब उन प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट करने के लिए पहले तो क्या क्या मेजर्स जो हैं उन पर फोकस किया जाए, और सेकंड वो देखती है कि उन जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उनका हमारी इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी के ऊपर उसका कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, कहीं इन प्रॉब्लम्स की वजह से हमारा जो बजट है वो डेफिसिट में तो नहीं जा रहा। ठीक है, कहीं गवर्नमेंट को नुकसान तो नहीं हो रहा है, कहीं घाटा तो नहीं हो रहा है इकोनॉमी के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स की आने की वजह से। तो इस तरह से गवर्नमेंट बजट जो होता है उसके अंदर भी इससे फोकस किया जाता है। एंड फिफ्थ पॉइंट आता है एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब कहते हैं कि गवर्नमेंट जो होती है वो किस तरह से एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करती है। इन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में वन बाय वन पढ़ेंगे कि एक्सचेंज रेट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। ठीक है, अभी केवल आपको इतना समझना है स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन में केवल, कि गवर्नमेंट किस तरह से एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करती है। ठीक है, ताकि सभी लोगों को फायदा हो। और दूसरा बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट, किस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज को चलाने के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट को किस तरह से मेंटेन किया जाता है। ठीक है, किस तरह से उसका इम्पैक्ट हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी के ऊपर पड़ता है। तो ये थे हमारे विटल कंपोनेंट्स किसके, मैक्रो इकोनॉमिक्स के। तो मैंने आपको समझ में आया, मैंने आपको बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको ध्यान रखना है कि डील करता है मैक्रो लेवल पर। ठीक है, इसके अंदर हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को लेकर चलते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसके मेजर्स भी इसमें हमें अडोप्ट करवाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा मैक्रो लेवल पर।
इसके अलावा इसके अंदर हम क्या स्टडी आउट करते हैं, मनी सप्लाई के बारे में इसमें हम पढ़ते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सचेंज रेट, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज इसके अंदर अडॉप्ट की जाती है, ठीक है, जो कि हमारी इकोनॉमी को स्टेबल रखने में क्या करती हैं, हेल्प रखती हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, हम एक छोटा सा इसमें कंसेप्ट लेके चल लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। कई बार एग्जाम में, वैसे तो आपका 12th स्टैंडर्ड में मैक्रो इकोनॉमिक्स है, लेकिन आपने 11th स्टैंडर्ड में माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में भी पढ़ा है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम में आपके पास केवल पूछ लिया जाता है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो तो स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स को लेकर चलता है, ठीक है। इसमें माइक्रो जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड होता है उस पर फोकस डील किया जाता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में किस पे डील करते हैं, इकोनॉमी एज अ होल, की इकोनॉमी जो है होल है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मेनली जो डिटर्मिनेशन होता है प्राइस का, वो कहाँ होता है, मार्केट के अंदर, मतलब मेनली जो प्राइस का डिटर्मिनेशन किया जाता है वो मार्केट में किया जाता है, ठीक है। इसे थ्योरी ऑफ प्राइस कहा जाता है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम किसका डिटर्मिनेशन करते हैं, एग्रीगेट आउटपुट का, एग्रीगेट आउटपुट का, जनरल प्राइस लेवल का, कहाँ पर, इकोनॉमी एज अ होल। ये ध्यान रखना है, इकोनॉमी एज अ होल। इसे थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स को, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम अज्यूम करते हैं कि जो मैक्रो वेरिएबल्स होते हैं ना वो हमारे कांस्टेंट रहते हैं, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या डील करते हैं कि जो मैक्रो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, और जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डील करते हैं कि माइक्रो वेरिएबल्स हमारे कांस्टेंट रहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स मेनली कौन से होते हैं, कंपोनेंट, विच इसमें हम कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, प्रोड्यूसर के बिहेवियर को स्टडी करते हैं और थ्योरी ऑफ प्राइस को। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मैंने आपको बताया हम किस किस को स्टडी करते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। थ्योरी रिलेटेड होती है इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप से, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में, गवर्नमेंट बजट के बारे में, एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे आज इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसमें किस किस को डील किया जाता है, कौन सी किस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे सामने क्रिएट होती हैं, और गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए पॉलिसीज अडॉप्ट करती है।